नहीं प्रूव कर पाई, जिसकी वजह से हम लोगों को कॉर्पस्कुलर थियरी, सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो कॉर्पस्कुलर थियरी ने रॉन्ग प्रूव कर दिया, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। उसने बोला कि अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से डेंसर मीडियम में वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, बट दिस फिनोमिना इज टोटली रॉन्ग। ये फिनोमिना बहुत गलत है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया। सो उस वजह से फिर लोगों ने बोला कि स्टार्ट किया कि योर लाइट इज अ वेव, मींस इट हैव अ वेव नेचर। फिर लोगों ने प्रूव करना ये स्टार्ट किया कि लाइट इज अ वेव एंड इट हैव अ वेव नेचर। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो फर्स्ट पर्सन आया, दैट पर्सन नेम इज हाइजेंस, एंड इसके सारे प्रिंसिपल को हाइजेन प्रिंसिपल्स बोला जाता है। हाइजेन वाज द वन हु सेड दैट light have a wave nature, it have a wave nature। उसने बोला कि जैसे आपकी नॉर्मल सारी मैकेनिकल वेव्स है, वैसे ही लाइट भी है। लाइट पूरी तरीके से वेव है और वो पूरी तरीके से मैकेनिकल वेव की, मतलब इट्स अ मैकेनिकल वेव। तो लोगों ने बोला कि अगर इट इज अ मैकेनिकल वेव, फॉर एग्जांपल योर ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, देन इट शुड रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। उनको मीडियम रिक्वायर्ड होना चाहिए। प्रोपगेशन मींस अगर आप मैकेनिकल वेव बोल रहे हो लाइट को, तो मीडियम इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। उसने बोला कि ऑफ कोर्स दिस लाइट वेव्स ट्रैवल इन अ मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं और ये सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करके लाइट वेव को आगे की तरफ प्रोपगेट करते हैं। दिस इज व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट वेव प्रोपगेशन। फिर लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि अगर आप बोलते हो कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, तो वैक्यूम में सन से अर्थ के बीच में देयर इज अ वैक्यूम, तो वैक्यूम में ये लाइट कैसे आ रही है? हाउ दिस लाइट इज प्रोपगेटिंग इन वैक्यूम? ये क्वेश्चन मार्क आया। तो उसने बोला कि देयर इज एंड मीडियम, एक मीडियम प्रेजेंट है वैक्यूम में और पूरी दुनिया में, दैट मीडियम इज ईथर। ये प्रेजेंट है, ऐसा उसने बोला कि देयर इज एन मीडियम, देयर इज एन सब्सटेंस कॉल्ड एज ईथर, जो आप ईथर गैस पढ़ते हो आज के टाइम में। देयर इज सब्सटेंस कॉल्ड एज ईथर जो वैक्यूम में और पूरी दुनिया में प्रेजेंट है, और वैक्यूम में लाइट इसीलिए जा पा रही है बिकॉज ये ईथर उस लाइट को प्रोपगेट करने के लिए हेल्प कर रहा है। बट जब इस ईथर का प्रेजेंस के बारे में बात किया गया कि देयर इज एनी वे टू प्रूव दैट देयर इज एन ईथर इन द वैक्यूम, सो देयर वाज नो एविडेंस जो इस ईथर का प्रेजेंस को एक्सप्लेन कर पाए। देयर वाज नो एविडेंस जो इस ईथर के प्रेजेंट को प्रूफ कर पाए कि इट इज सच में इट इज प्रेजेंट देयर। सो ये जो मीडियम वाला फिनोमिना है ये तो रॉन्ग हो गया। ये जो ईथर वाला फिनोमिना है ये पूरी तरीके से रॉन्ग हो गया। ओके, ईथर जैसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता वैक्यूम में, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंटल थियरी, बहुत लोगों ने ट्राई किया इस ईथर को, वैक्यूम में ईथर है ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, बट नो वन फाउंड दैट ईथर इज प्रेजेंट इन द वैक्यूम। ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला जो ये बता सके कि ईथर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट है करके। सो देयर वाज नो एविडेंस दैट ईथर इज प्रेजेंट इन एनी मीडियम। मिस वो हेलो हाँ बोलो। मिस वो ये आपने क्या बताया था, वो ईथर क्यों उन लोग ने सोचा कि वैक्यूम में हो सकता है? क्योंकि जो हाइजीन है उसने सबसे पहला कंसिडरेशन ये लिया कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव को ट्रांसपोर्ट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो लोगों ने क्वेश्चन किया कि वैक्यूम में क्या होगा, तो उसने बोला कि वैक्यूम में भी मीडियम है जिस मीडियम को हम ईथर बोलते हैं। ईथर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऐसा उसने बोला। वैक्यूम में अगर कुछ नहीं है तो भी ईथर प्रेजेंट है, बट ईथर का कोई एविडेंस नहीं मिला। वो उसका था, उसने एक ऐसा नाम ले लिया, उस वक्त उसको कुछ प्रूफ करना था सौरभ, तो उसने एक ऐसा नाम ले लिया कि ठीक है ईथर प्रेजेंट है। ऐसा कुछ एविडेंस है ही नहीं, उसने सिर्फ एक स्टेटमेंट पास कर दिया जिसका कोई प्रूफ भी नहीं मिला। उसे क्या सोच के ये एविडेंस, ये मीडियम पास किया कि नहीं, देयर विल बी सम व्हाट वी से, देयर इज सम सब्सटेंस कॉल्ड एज ईथर एज अ मीडियम इन द सराउंडिंग। बस उसका ये थिंकिंग था जो उसने जस्ट ऐसे ही पास कर दिया कि हाँ वहां पे भी मीडियम है, उसको हम ईथर बोलते हैं। फिर साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूव करना शुरू कर दिया कि सच में ईथर जैसा कुछ प्रेजेंट है या नहीं है।
तो लोगों को कोई प्रूफ नहीं मिला इस ईथर के प्रेजेंस का, समझा? क्योंकि उसको अपनी थियरी राइट प्रूव करनी थी, उसको ये प्रूव करना था कि मेरा लाइट इज हैविंग अ मैकेनिकल वेव का नेचर। मैकेनिकल वेव का नेचर के लिए लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपके भी सामने वो बोलता तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही आता कि वैक्यूम में कैसे ट्रेवल हो रहा है फिर, क्योंकि मैकेनिकल वेव को तो मीडियम चाहिए ही चाहिए, चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्जिट्यूडनल हो। तो ये अगर मैकेनिकल वेव है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि सन से अर्थ तक लाइट कैसे आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा लाइट का एविडेंस तो वही मिलता है। तो उसने उस चीज को प्रूव करने के लिए उसने एक स्टेटमेंट पास कर दिया कि देयर इज अ मीडियम कॉल्ड एज ईथर, जिसकी हेल्प से वैक्यूम में लाइट ट्रैवल करता है। बट आगे जाके बहुत लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, बट देयर वाज नो एविडेंस कि ईथर जैसा वैक्यूम में कुछ प्रेजेंट है। सो दिस थियरी वाज रॉन्ग, ये ईथर का थियरी वाज रॉन्ग उसका। बट उसने लाइट को एक वेव नेचर बोलकर उसने काफी कुछ प्रूव कर दिया लाइट का, क्योंकि हमको आगे जाके तो ये पता चलने वाला था कि लाइट इज पार्टिकल एज वेल, इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो जैसे पीछे न्यूटन की कुछ थियरीज रॉन्ग राइट हुई और एक थ्योरी रॉन्ग हुई, वैसे यहाँ पर इसकी कुछ थियरीज रॉन्ग हुई और कुछ थियरीज राइट हुई। उस वक्त जो न्यू फिनोमिना और वेव नेचर को क्यों पर्टिकुलरली वैल्यू दी गई आगे, क्योंकि उस वक्त ये सारे फिनोमिनास का इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये सारे फिनोमिनास डिस्कवर हो रहे थे ऑफ वेव। इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये फिनोमिनास, ये सारे फिनोमिनास वेव के हैं, और लाइट ये सारे फिनोमिनास को फॉलो कर रहा था। इंटरफेरेंस करना मतलब सुपर इम्पोजिशन करना, डाइफ्रैक्शन करना मतलब शैडो का फॉर्मेशन होना, हल्का शैडो का फॉर्मेशन होना। जब आपका कोई लाइट कहीं पर ब्लॉक होता है तो पूरी तरीके से, अगर मैं ये हाथ रखूं तो इसके नीचे के जो एरियाज है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाने चाहिए, वहां पे डार्क होना चाहिए, बट फिर भी आपको यहाँ पर एकदम डार्क शैडो नहीं मिलता, क्योंकि दैट फिनोमिना इज अ डाइफ्रैक्शन फिनोमिना। लाइट क्या करती है, सिंस इट इज अ वेव, ये टर्न होकर, अगर समझो मैंने ये पेन रखा तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, मैं व्हाट इज इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन। वेट फॉर अ व्हाइल, मैंने समझाया नहीं, समझेगा कैसे? तुम लोग थोड़ा सा तो पेशेंस रखो सीखते वक्त, टीचर स्टेप बाय स्टेप ही जाएगा ना। ये जो क्यों वेव नेचर, लाइट के वेव नेचर को ज्यादा एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि लाइट के ऐसे बहुत से बिहेवियर थे जो वेव जैसे थे। उस वक्त जब हाइजेन ये प्रिंसिपल को प्रूव कर रहा था, अपने वेव नेचर के प्रिंसिपल को, कुछ और फिनोमिनास भी जनरेट हुए, जैसे कि आपका इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन। मैं आपको बताती हूँ इन शॉर्ट ये इसका मतलब क्या है, हालांकि इन दोनों के बारे में बहुत डीप में आगे जाके पढ़ने वाले हो। इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, आपका पूरा चैप्टर, आधा से ज्यादा चैप्टर इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन पे ही बेस्ड है, बट फिर भी शॉर्ट में बताती हूँ कि इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन है क्या। इंटरफेरेंस का मतलब है सुपर इम्पोजिशन। ये जो आप लाइट को सुपर इम्पोज करवा रहे थे, वेव को सुपर इम्पोज करवा रहे थे, याद है? एक वेव को दूसरे वेव पे ले जाकर स्टिक कर रहे थे, दैट इज इंटरफेरेंस। जब दो लाइट्स आकर एक दूसरे को एक पॉइंट पे मीट होती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। उसको इंटरफेरेंस भी बोला जाता है, जो आप सुपर इम्पोजिशन कर रहे थे। ये एक फिनोमिना है सुपर इम्पोजिशन का। डाइफ्रैक्शन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने एक ऐसा पेन रखा, बहुत सारी लाइट आ रही है, इस पेन के नीचे शेडो बनना चाहिए था, इस लाइट के वजह से इस पेन के नीचे, क्योंकि ये पेन एक पर्टिकुलर एरिया इस पेपर पे ब्लॉक कर रहा है, तो इसके नीचे मुझे एक डार्क शेडो मिलना चाहिए था जिसमें लाइट एंटर नहीं करनी चाहिए थी। बट एज यू कैन सी कि जब आप इसके शेडो को देखो तो शेडो बहुत हल्का है। कैन यू सी द शेडो ऑफ द पेन? बहुत ही हल्का शेडो देखने के लिए मिल रहा है आपको। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट क्या करती है, ये जो शेडो वाला एरिया है उसमें टर्न होकर अंदर चली जाती है, मीन्स इट बिहेव्स लाइक अ वेव। और जहां पे उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, जहां पे उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है वहां पर, ये देख सकते हो, ये शेडो, शेडो वाला एरिया तुमको दिख रहा है सबको? ये शेडो देख सकते हो, ये शेडो बहुत डार्क होना चाहिए था, बट ये शेडो डार्क नहीं है, क्योंकि लाइट क्या कर रही है, तो लाइट के कुछ पार्टिकल्स इस शेडो के अंदर भी चले जाते हैं। ये पूरी तरीके से आपको ब्लैक नहीं दिख रहा है, ये पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं कर रहा है। ओके तुम लोग एक बात सिंपल समझने का, तुम ज्यादा डाइफ्रैक्शन में तुम लोग अभी मत एंटर करो, मुझे सिर्फ तुमको उसका मीनिंग समझाना है। वो समझो कि अगर तुम इसके शैडो को देख रहे हो, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो लाइट के सामने? अगर तुम किसी चीज को ब्लॉक कर रहे हो, लाइट को तुम ब्लॉक कर रहे हो, प्लीज स्टॉप योर चैट बॉक्स, लेट मी एक्सप्लेन यू एंड देन यू क्लियर योर डाउट्स। खुद पूछो फिर अनम्यूट करके, पहले मुझे समझाने दो, फिर चैट बॉक्स में चैट करो।
ये एक पेन है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू डायफ्रैक्शन इन शॉर्ट। ये एक पेन है, पेन को मैंने रखा, ये पेन का एरिया मेरे शैडो को ब्लॉक, मेरे लाइट को ब्लॉक करना चाहिए। लाइट को ब्लॉक करना चाहिए मतलब लाइट, ये पेन के नीचे जितना भी एरिया है वो पूरा डार्क हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा ये पेन लाइट को ब्लॉक कर रहा है। बट फिर भी मुझे ये शैडो डार्क मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। जितना डार्क होना चाहिए ये पूरी लाइट को ब्लॉक नहीं कर पा रहा है। क्यों ब्लॉक नहीं कर पा रहा है? क्योंकि लाइट क्या करती है, इस पर्टिकुलर बाउंड्री को टर्न करके, इससे टर्न होकर शैडो वाले एरिया में भी चली जाती है। इस फिनोमिना को हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं। जो लाइट अपने आप को वेव नेचर यूज करके, अगर ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसने ब्लॉक किया हुआ है पीछे के एरिया को, तो लाइट क्या करती है, यहाँ से आती है, अपने आप को टर्न करती है और अंदर चली जाती है। तो जहां पर आपको एकदम डार्क शैडो मिलना चाहिए था, वहां पे आपको एकदम डल शैडो मिलता है। इस फिनोमिना को हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये सारे फिनोमिना वेव के अंदर होते हैं, और ये सारे फिनोमिना वेव के अंदर है, इसीलिए लाइट के वेव नेचर की डोमिनेंसी पाई गई। अब पूछो क्या क्वेश्चन है। मैम वो टर्न होके अंदर जाना वो नहीं समझ रहा है। सिंपल सा फंडा है, तू ऑब्जर्व नहीं कर रहा है इस चीज को। यहाँ पे पेन मैंने रखी है, हाँ तो ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे शैडो है, ये पेन लाइट को ब्लॉक कर रहा है, तो शैडो के नीचे तो बिल्कुल एकदम डार्क शैडो मिलना चाहिए था ना, हाँ। पर मिल रहा है क्या? नहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये फिनोमिना वेव्स के अंदर होता है। अब डिस्टेंस, कितना भी आप डिस्टेंस ये करो, लाइट को अगर पास लाएंगे, अगर आप मोबाइल से भी करोगे तो होएगा ना। करके देख लेना, करके देख लेना। आप एक काम करना, आप एक एक्सपेरिमेंट करना आज डायफ्रैक्शन समझने के लिए। एक आप अपना बाल, कोई लंबा सा बाल लेना और उसको लाइट के सामने, एक बड़े से सोर्स के सामने ले जाकर खड़े कर देना। आप ये ऑब्जर्व करोगे कि आपके बाल का शैडो ही नहीं आएगा, समझा? या शैडो जो है थोड़ा लाइट हो जाएगा। ये फिनोमिना को हम डायफ्रैक्शन फिनोमिना बोलते हैं, जिसमें लाइट क्या करती है, अगर चीज बहुत छोटी है, लाइट के साइज के सामने चीज बहुत छोटी है, तो लाइट क्या करती है, वहां से टर्न बैक होकर अंदर चली जाती है, और आपको परफेक्ट शैडो नहीं मिलता। आपको लाइट उस शैडो वाले एरिया में भी आपको लाइट देखने के लिए मिलता है। समझ में आया? शैडो वाले एरिया में भी आपको लाइट देखने के लिए मिलता है, जहां पे आप शैडो एक्सपेक्ट करते हो। जितना डार्क शैडो मिलना चाहिए उतना डार्क शैडो नहीं मिलता। उस फिनोमिना को हम डायफ्रैक्शन बोलते हैं। इसको काफी डीप में हम आगे पढ़ेंगे। ये जो आपका शैडो नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, आपको शैडो वाले एरिया में भी लाइट मिल रही है, इसका मतलब ये है कि लाइट क्या करती है, उस चीज को क्रॉस करके अंदर चली जाती है। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को, जहां पर हमको शैडो एक्सपेक्टेड है और वहां पे ये लाइट जो बेंड होकर अंदर की तरफ जा रही है, इसको हम डायफ्रैक्शन फिनोमिना बोलते हैं। ओके, सो ये सारे इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन फिनोमिना को जो होता है, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन फिनोमिना वेव नेचर है, और ये सारे फिनोमिना लाइट के अंदर भी देखने के लिए मिले, इसीलिए वेव थियरी को वैल्यू दी गई। हालांकि हाइजन ने वेव थियरी के हेल्प से उसने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को प्रूव किया। उसने लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिना को प्रूव किया, और न्यूटन ने जो मिस्टेक की थी कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है, उसको उसने रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में एक्सप्लेन भी किया कि नहीं, आपका वेलोसिटी इज लोअर इन द डेंसर मीडियम। इसीलिए हाइजन के प्रिंसिपल को वैल्यू दी गई, क्योंकि he could explain the reflection and refraction phenomena from its wave theory. Clear with the part? समझा? अब किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, फिर उसके बाद एक शॉर्ट रिवीजन लेती हूँ हाइजन ने क्या क्या किया। प्लीज हेलो चैट मिस। मत लिखो, मैं नहीं रीड करती हूँ चैट बॉक्स। हेलो बोलो। मिस। मिस एक बार शॉर्ट में बताओ ना, मेरा अभी हुआ कनेक्ट, तो अब क्या पढ़ा है थोड़ा बताओ शॉर्ट में। ओके, लेट्स रिवाइज। कॉर्पस्कुलर थ्योरी रॉन्ग प्रूव होने के बाद हाइजन वाज द वन जिसने बोला कि लाइट हैव अ वेव नेचर। उसके बाद उसने बोला कि लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव जैसा बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक अ मैकेनिकल वेव। लोगों का क्वेश्चन आया कि वैक्यूम में वो कैसे पास आउट होता है, हाउ इट पास आउट इन वैक्यूम। उसने बोला देयर इज अ मीडियम व्हिच इज प्रेजेंट एवरीवेयर कॉल्ड एज ईथर। वैक्यूम में भी ईथर प्रेजेंट है, जिसकी इस ईथर के हेल्प से वैक्यूम में लाइट पास होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए बट ईथर जैसा कुछ मिला नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट था, एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से नो ईथर वाज प्रेजेंट।
देयर वाज नो एविडेंस फॉर ईथर। उसके बाद वेव थियरी, जो इसने वेव थियरी लाई है लाइट के लिए, वो क्यों बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई? क्योंकि उस वक्त जो जो फिनोमिना हो रहे थे, जैसे कि इंटरफेरेंस मैं बता चुकी हूँ। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस का मतलब होता है आपका लाइट का सुपर इम्पोज होना। डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है जहां पर शेडो मुझे डार्क मिलनी चाहिए वहां पे बिल्कुल शेडो ना मिलना, या फिर शेडो वाले एरिया में, शेडो वाले एरिया का अगर मेरे को डार्क शेडो एक्सपेक्टेड है तो शेडो वाले एरिया में भी लाइट एंटर कर रही है और वो डार्क शेडो को ब्लर शेडो बना रही है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डाइफ्रैक्शन। ये सारे फिनोमिना जो है ये वेव के होते हैं। दिस फिनोमिना आर ऑफ वेव। सुपर इम्पोजिशन वेव का फिनोमिना है, डाइफ्रैक्शन वेव का फिनोमिना है, और ये सारे फिनोमिना लाइट में देखने के लिए मिले। सो इसीलिए लाइट की वेव थियरी को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। लाइट की वेव थियरी को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया गया कि लाइट भी इज लाइक अ वेव, क्योंकि वो वेव के बहुत सारे नेचर को फॉलो कर रही थी। हालांकि हाइजन इन दोनों को प्रूफ नहीं कर पाया। हाइजन वाज नॉट एबल टू प्रूफ इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, बट उसने लाइट के और सारे नेचर्स को एक्सप्लेन किया, जैसे कि रिफ्लेक्शन, उसने इसको प्रूफ किया है, रिफ्रैक्शन, ये दोनों फिनोमिना को उसने लाइट के प्रूफ किया अपनी थियरी के हेल्प से। इसलिए हाइजन के प्रिंसिपल को थोड़ी सी वैल्यू दी गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाइजन्स प्रिंसिपल। आगे हम इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। अब जितने जितने लोगों ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाला है वो लोग अपना क्वेश्चन रीड करो। हेलो प्रतिभा मैम, प्रतिभा मैम। हाँ बोलो मैम आप रिकॉर्ड है, क्लाउडी एरिया है जहां से आ रहा है, अगर थिक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मिल गया तो वो ब्लॉक होना चालू हो जाता है। ठीक है, सो दिस आर द फिनोमिना योर व्हाटएवर यू कैन स्पीक ऑन सेल फोन, यू कैन वॉच टेलीविजन, ये सारे के सारे डाइफ्रैक्शन फिनोमिना को यूज करते हुए आगे बढ़ता है। दे गो अकॉर्डिंग टू डाइफ्रैक्शन फिनोमिना। ओके, ये आपके छोटे छोटे एटम्स को क्रॉस करके अंदर की तरफ आता है। So let's go ahead. So this was all about Huygens principle. Huygens said that light behaves like a mechanical wave. He said that it requires medium for propagation. In vacuum, there is something called as ether, but there was no evidence behind ether. Then, if there was no evidence behind ether, उसका वो explanation पूरी तरीके से wrong हो गया. Then क्यों इसके वेव थियरी को वैल्यू दी गई? क्योंकि लाइट के ऐसे बहुत से फिनोमिनास थे जो वेव जैसे मैच होते हुए दिखे, जैसे कि इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन, ये वेव का, दिस इज एन वेव फिनोमिना। इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन हो गया, आपका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हो गया, ये सारे वेव्स नेचर से प्रूफ किए जा सकते हैं। हालांकि हाइजन इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन जैसे नए फिनोमिनास को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉस को एक्सप्लेन कर पाया अपने प्रिंसिपल के थ्रू। ओके, सो लेट्स गो अहेड। लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, जरा इसके बारे में भी जानते हैं। डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट मतलब ये है कि लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। आपको पता है लाइट के पार्टिकल को फोटॉन्स बोला जाता है। जो लाइट के पार्टिकल है, हाइजन के बाद बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ये बोला कि तब तक क्वांटम मैकेनिक्स का काफी अच्छा डेवलपमेंट हो चुका था, तो हाइजन से ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन डुअल नेचर ऑफ लाइट की थियरी ने दिया, क्वांटम मैकेनिक्स की थियरी ने दिया कि लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। सो पार्टिकल, एज अ पार्टिकल, लाइट का जो पार्टिकल होता है उसको हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन के बारे में आप आगे जाके और डीप में पढ़ोगे। ओके, दे आर स्मॉल स्मॉल पैकेट्स, ऑफ कोर्स क्वांटाइज्ड पैकेट्स होते हैं। सो द पार्टिकल ऑफ द लाइट इज कंसिडर्ड टू बी फोटोन। नाउ लाइट एज अ वेव में हमने क्या क्या देखा है और क्या क्या समझा है आज तक, वो देखते हैं। लाइट एज अ वेव, हमको पता है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है, अकॉर्डिंग टू न्यू फिनोमिना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो मैकेनिकल वेव नहीं है। जो हाइजन ने फर्स्ट स्टेटमेंट पास किया कि इट्स एन मैकेनिकल वेव, इट इज नॉट एन मैकेनिकल वेव, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको ईथर वीथर किसी की जरूरत नहीं है प्रोपगेट होने के लिए। ओके, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन,
जिस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ने वाला है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। योर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। फॉर एग्जांपल, अगर ये बी बार है, आपने ये सारी चीजें पढ़ी है, ई बार क्रॉस बी बार अगर आप करते हो तो आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मिलता है। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड and this electric field and magnetic field and direction of propagation, जिस डायरेक्शन में ये आगे बढ़ने वाला है उसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बोलते हैं। ये तीनों चीजें एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। आपको पता है कि लाइट का जो वेवलेंथ है वो फेम्टोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ है वो फेम्टोमीटर मींस 10⁻⁻15। फेम्टोमीटर से लेकर लास्ट बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यूज तक जा सकता है। सो लाइट का वेवलेंथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ हैव अ वाइड रेंज, बहुत बड़ा रेंज है। बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। बहुत छोटा 10⁻⁻15 तक का आज तक डिस्कवर किया गया है। मैम लाइट में आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड सब रहता है, सनलाइट में भी है क्या? हाँ, लाइट इज अ लाइट। सनलाइट से क्रिएट हो या आपके बल्ब से क्रिएट हो, दैट डजंट मैटर। लाइट इज अ लाइट, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड both of them perpendicular to each other. हेलो मिस। हाँ बोलो। मिस आपने बताया अभी कि ये जो लाइट है वो फोटॉन से बना, मतलब उसमें फोटॉन्स होते हैं और जो लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी है। हाँ, तो मैम जो इसके फोटॉन्स है, मतलब उनके पास भी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगी। एग्जैक्टली तो लाइट के पास होगी ना? हाँ, वही है, उन्हीं की वजह से जनरेशन हो रहा है। ये सारी चीजें ना आप लाइट का पूरा एक्सप्लेनेशन ना आप अपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। आप क्लासिकली पढ़ के या अभी जो आप पढ़ रहे हो उस तरीके से आप लाइट के वर्ड को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। लाइट के वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स में एंटर करना पड़ता है। यू हैव टू एंटर इनटू क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि वहां पर वो लाइट को एज अ वेव और एज अ पार्टिकल कंसिडर करके प्लैंक्स ने, आइंस्टाइन ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डिस्कवरीज की है, जिसने फिर लाइट के सारे नेचर को, स्पेशली वेव नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहां पर। ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव अ वेवलेंथ रेंज ऑफ फेम्टोमीटर टू अ वेरी लार्ज वैल्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ का रेंज बहुत बड़ा होता है। ऑफ कोर्स हम जो देख पाते हैं दैट इज ओनली बिटवीन 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स। हम 400 से 700 नैनोमीटर्स के बीच के ही वेवलेंथ को देख पाते हैं, विच इज बिटवीन वॉयलेट एंड रेड। सबसे छोटा वॉयलेट का वेवलेंथ होता है, सबसे बड़ा रेड का वेवलेंथ होता है। और जो व्हाइट लाइट होती है, इट इज मिक्सचर ऑफ ऑल। व्हाइट लाइट के अंदर सारे वेवलेंथ्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स। ओके, 400 से 700 नैनोमीटर्स के बीच के सारे वेवलेंथ्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। So white light is a mixture of all the wavelengths. Next is, okay, so this was all about the phenomena of your light as a wave. So light as a particle, आपको सिर्फ एक statement दिया है कि the particle of lights are photon, which you know that it is a package of energy. आगे जाके आप इसको बारे में और पढ़ोगे। So light have both the natures, that is particles as well as what we can say wave. So particles of the light are considered to be photon, and as a wave ऐसा पता किया गया कि it's an electromagnetic wave. It consists of electric field and magnetic field. इसका जो wavelength का range है, it can be very small to very big. The visible one is 400 nanometer to 700 nanometer that our eyes are sensible, जो हमारी आंखें देख सकते हैं। इस सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन लाइट का, दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैक्सवेल्स के इक्वेशन से प्रूव किया गया। मैक्सवेल्स ने बहुत अच्छे से प्रूव किया कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको पता है मैक्सवेल्स के ईएम वेव्स के बहुत सारे इक्वेशंस हैं जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, ठीक है। सो मैक्सवेल्स ने प्रूव किया कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट हैव अ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, उसके बाद बहुत लोग आए जिन्होंने लाइट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है, दैट एंड द बेस्ट एक्सप्लेनेशन वाज अगेन गिवन बाय आइंस्टाइन। आगे जाके आइंस्टाइन ने भी बहुत सारी चीजें लाइट के बारे में बताई है। ओके, सो धीरे धीरे लाइट की डिस्कवरी, लाइट के नेचर के बारे में जब पता किया गया तो ये देखा गया कि लाइट हैव बोथ द नेचर्स।
दैट इज पार्टिकल नेचर ऑल्सो एंड वेव नेचर ऑल्सो। उसका पार्टिकल नेचर भी है, उसका वेव नेचर भी है। इस चैप्टर में हम पूरी तरीके से लाइट के वेव नेचर को पढ़ेंगे। आगे जाके आपको एक इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स करके चैप्टर आएगा, आई डोंट नो अभी है या नहीं है। उस चैप्टर में जाकर आप लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ोगे। ओके, सो हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टोटली डिस्कस, सिंस इट इज वेव ऑप्टिक्स, हम पूरी तरीके से लाइट के वेव नेचर को पढ़ेंगे। वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। हम फोटॉन्स के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। वी विल ऑल डिस्कस अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर के हेल्प से हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डायफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और भी बाकी जो फिनोमेना है लाइट के वो पढ़ेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वेव नेचर। अब पूछो, कुछ डाउट है तो। मैम ये जो साइंटिस्ट आए थे आइंस्टाइन के पहले, ये इरविन स्क्रॉडिंगर और भागना पड़ेगा। ओके, सो अभी तक दैट इज एक्चुअली लाइट का स्पीड अप्रोच भी नहीं कर पाया है कोई आज तक। उस स्पीड से भागना मतलब बड़ी बात है, मींस यू आर कन्वर्टिंग योर होल मास इनटू वेव इनटू एनर्जी। सो दिस इज व्हाट इज शोन कि आगे जाके आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया कि आज तक का सबसे फास्टेस्ट जो मटेरियल भाग सकता है, जो पार्टिकल भाग सकता है, दैट इज लाइट। एंड दैट्स व्हाई इट इज बिहेविंग लाइक अ वेव, इट इज बिहेविंग लाइक एन एनर्जी, बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग विद द हाईएस्ट स्पीड 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अगर कोई भी चीज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रेंज में भागती है, इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग देम इनटू वेव, इनटू एनर्जी। Clear with the part? So since light particles are traveling with a speed of 3 into 10⁸ meter per second, they behaves like a wave. उनके नेचर में वेव नेचर देखने के लिए इसीलिए मिला। ये सारी चीजें आइंस्टाइन ने आगे जाके प्रूव की। इवन आइंस्टाइन ने ये भी आगे जाके प्रूव किया कि सबसे हाईएस्ट स्पीड जो होती है आज तक की, वो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मतलब इससे ज्यादा फास्ट कोई चीज भाग ही नहीं सकती। नथिंग कैन गो फास्टर देन दिस 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज भी आगे जाके आइंस्टाइन ने प्रूव की है। सो इन दिस चैप्टर वी आर टोटली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेव थ्योरी। आइंस्टाइन के बारे में कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, बट एक कंक्लूजन बता रही हूँ कि देयर वर मेनी मोर डिस्कवरीज आफ्टर दिस। अभी तो आपने बेसिक शुरू किया है। तो यहाँ पर हमने कॉर्पस्कुलर थ्योरी देखी जिसने पार्टिकल नेचर को बताया, हाइजेंस प्रिंसिपल देखा जिसने वेव नेचर को बताया। वेव नेचर को एक्सेप्ट किया गया क्योंकि वेव का बहुत सारा नेचर लाइट फॉलो करता था। लाइट के पास लाइट की कैरेक्टरिस्टिक बहुत सारी वेव नेचर से मैच होती थी, इसीलिए वेव थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। ओके, सो लेट्स डिस्कस इन डीप अपॉन हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेन ने क्या क्या एक्सप्लेनेशन किस किस तरीके से किया, उसके बारे में जरा डीप में देखते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल और हाइजेंस थ्योरी। सी, हाइजेंस की ईथर वाली थ्योरी तो रॉन्ग हो गई थी पूरी तरीके से, क्योंकि उसका एविडेंस कहीं पर किसी को भी नहीं मिला था। ओके, सो दैट थ्योरी वाज टोटली रॉन्ग, जिससे ये तो बता दिया कि योर वेव इज नॉट अ मैकेनिकल वेव। बट वो बहुत बाद में हुआ, मतलब काफी टाइम लोगों ने एविडेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की, तब तक हाइजेन ने अपना खुद का एक प्रिंसिपल रेडी किया था और कुछ कुछ चीजें उसने बहुत करेक्ट प्रूव की थी अपने थियरी से, क्योंकि हाइजेन ने बोला था कि लाइट हैव अ वेव नेचर, और उसने इस वेव नेचर को यूज करके काफी कुछ चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। वो काफी अच्छे से उसने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूव कर दिया कि y in reflection law I is equals to r and y in refraction law sin I upon sin r is equals to constant। ये चीज उसने अपने वेव थ्योरी से प्रूव की। ओके, so what was हाइजेंस थ्योरी? हाइजेन ने सबसे पहले दो स्टेटमेंट्स पास किए। हाइजेन ने बोला कि दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। One is there is called as primary source and the another one is secondary source। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? जो लाइट खुद से, जो सोर्स खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो सोर्स इटसेल्फ ऑन इट्स ओन लाइट प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्स। फॉर एग्जांपल सन, सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसकी वजह से उसमें लाइट प्रोड्यूस होती है। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब, उसका भी फिलामेंट को आप बहुत ज्यादा हीट करते हो एंड इट प्रोड्यूसेस अ लाइट। ओके, what are secondary sources? Secondary sources जैसे कि मून, sorry, secondary source is a moon। Stars. Stars are not secondary source, stars are primary source। stars की खुद की लाइट होती है, वो सन से नहीं लेते। stars का भी टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसकी वजह से उनके अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है। so star, your sun is a star,
सन भी एक टाइप का स्टार है, ठीक है। योर सन इज फोटॉन एक्चुअली किसमें अ आएगा स्टार। मैम? क्या? फोटॉन? फोटॉन से ही तो लाइट बनी हुई है। फोटॉन्स आर द पार्टिकल ऑफ लाइट जो कि 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड से भागने की वजह से वेव प्राइमरी नेचर दिखा सोर्स रहा है है। ना फोटॉन? लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, सारे लाइट्स आर मेड अप ऑफ फोटॉन्स। हाँ बोलो। टेम्परेचर और लाइट दोनों कनेक्टेड है, मतलब हाँ टेम्परेचर ऑफ बढ़ा तो कोर्स। लाइट कैसे? हाँ, आप जो फिलामेंट, आपने इतने दिन, आप जो बल्ब का फिलामेंट को गर्म करते हो टंगस्टन को, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है। जब वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है वो बहुत हाई एनर्जी पास आउट करते हैं। हाँ, तो एनर्जी एनर्जी रिलीज इन द टर्म्स करेंगे। ऑफ हाँ फोटॉन्स आपके पास आती है। ओके, हाँ हाँ सो उसने सबसे पहले दो बातें शेयर की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स आर दो सोर्सेज जिनका खुद का लाइट प्रोडक्शन होता है, जैसे कि सन, स्टार्स, इनका टेम्परेचर हाई। आपका बल्ब जब इन सारी चीजों की टेम्परेचर, जब किसी चीज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इट स्टार्ट्स reducing photons, means it starts producing light. Okay, secondary sources are your moon, ये जो मून है आपका, प्लैनेट्स, इन सब के पास खुद की लाइट नहीं है, ये सन से लाइट लेते हैं। ओके, सो दिस आर द सेकेंडरी सोर्सेस। सो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजन थियरी, उसने बोला देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्सेस, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर, उनके बॉडी का रिएक्शन, बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। सो दोस आर प्राइमरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज जो सामने वाले से लाइट लेकर अपने आप को इल्यूमिनेट करे। ओके, नेक्स्ट इज, उसने अब यहाँ से जो समझा रही हूँ, प्लीज यहाँ से कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग रखना, और जो डाउट हो वो लास्ट में पूछना, बीच में मत पूछना। ओके, यहाँ तक सबको सब कुछ समझा है? यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, हाइजन की थियरी, इंटरफेरेंस का छोटा सा दिमाग में रख लो कि इट इज सुपर इम्पोजिशन। डायफ्रैक्शन का छोटा सा दिमाग में रख लो कि जो वहाँ पे शैडो बनना चाहिए वहाँ पे लाइट जो एंटर कर जाती है, दैट इज डायफ्रैक्शन फिनोमेना। उससे ज्यादा अभी फिलहाल इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें सबको क्लियर है? गो है, क्यों वेव थियरी को ही भी कंसीडर किया गया, इंपॉर्टेंस दी गई, वो समझा आपको? क्योंकि वेव थियरी की हेल्प से हम इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और जो भी रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर रहे थे, इसलिए वेव थियरी को इंपॉर्टेंस दी गई। सारी चीजें क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल गो अहेड। ठीक है, अब यहाँ से जो भी पढ़ा रही हूँ प्लीज कंसंट्रेशन एकदम स्ट्रांग रखना, क्योंकि दिस पार्ट आर इंपॉर्टेंट, और हाइजन के ये सारे प्रिंसिपल्स एकदम करेक्ट प्रूव हुए थे। यहाँ से हाइजन ने जितनी भी चीजें समझाई है उसका एक्सप्लेनेशन उसने बहुत अच्छा दिया है। ओके, सो यहाँ से आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। सबसे पहले हाइजन ने क्या किया, हाइजन ने अपने लाइट को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हाइजन ने लाइट को मैकेनिकल वेव से कंपेयर किया था। He started his explanation by saying that light behaves like a mechanical wave. उसने क्या बोला कि लाइट जो है ना, ये जो लाइट है ये पानी के जैसा वेव, जब हम पानी के अंदर स्टोन फेंकते हैं तो पानी में जो रिपल क्रिएट होते हैं, ये लाइट कुछ वैसा ही बिहेव करते हैं। इट बिहेव्स लाइक अ ट्रांसवर्स वेव इनसाइड द वाटर। पानी में जो ट्रांसवर्स वेव है, ये तो बात हमको भी पता है कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ओके, बट उसने इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। उसने बोला कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, और ये कौन से मैकेनिकल वेव के जैसा बिहेव करता है, ये वाटर वेव जैसा बिहेव करता है। इट बिहेव्स लाइक अ वाटर वेव। ओके, उसने बोला कि जब आप एक पानी के एक बड़े से व्हाट वी कैन से, एक बड़े से समुद्र में या कहीं पर भी जब आप पानी डालते हो, अभी भी अगर आप विंडो वगैरह पे बैठे हो तो कहीं बाहर देखना, अगर कहीं पानी कलेक्टेड है और उसमें से बूंदे गिर रही है, तो यू आर फाइंडिंग दिस स्मॉल स्मॉल रिपल्स आर क्रिएटिंग, ऐसे छोटे छोटे रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, सो उसने बोला कि जैसे कि रिपल्स क्रिएट हो रहा है ना, वैसे ही मेरा लाइट भी प्रोपगेट होता है, मेरा लाइट भी कुछ इसी तरीके से प्रोपगेट होता है। अब कुछ वीडियो दिखा रही हूँ, जरा उसको ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, उसके बाद और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि वो वीडियो क्या समझाना चाहता है। प्रतिभा मैम, आर यू देयर? आई थिंक मैम, हेलो। जी मैम। ठीक है, रहने दो, जब मैम आएंगी तब मैं दिखाती हूँ वो वीडियो। जो भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। हाँ मैम। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि लाइट हाइजीन, व्हाट वी कैन से,
हाइजिन ने अपने मैकेनिकल वेव से लाइट वेव को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसने बोला कि जिस तरीके से मैकेनिकल वेव्स में जो वाटर वेव्स होते हैं, जिस तरीके से वाटर वेव्स का जो रिपल आगे पास होता है, अगर तुम स्क्रीन पे देख सकते हो तो तुमको पानी के बहुत सारे रिपल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सो जिस तरीके से ये रिपल आगे आगे पास होता है, उसी तरीके से हमारा लाइट वेव्स भी रिपल बनाकर आगे आगे पास होता है। ओके, सो लेट्स गो अहेड विद द वीडियो। जरा देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करो, उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से समझेगा। वेट फॉर अ व्हाइल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वेव फ्रंट। बताती हूँ क्या है। जब आप पानी के अंदर डालते हो तो व्हाट यू ऑब्जर्व अ रिपल। कैन यू सी द रिपल्स? हर डायरेक्शन में आपको सेम वेलोसिटी से रिपल स्प्रेड होता हुआ दिखाई देता है। अगर आप बीच में सोर्स कंसीडर करो तो हर डायरेक्शन में आपको रिपल पास आउट होता हुआ दिखेगा। ओके, कैन यू सी द सर्कुलर रिंग्स जब आप पानी के अंदर डालते हो? इनके बारे में मैं कुछ आगे एक्सप्लेन करूंगी। लेट इट बी, रीड करके समझता है तो ठीक है, अदरवाइज रहने दो। जब अगर आप बीच में सोर्स कंसीडर करो तो हर पॉइंट के बाद आपको एक रिपल, एक सर्कल देखने के लिए मिल रहा है। ओके, हाउ वी आर कंपेयरिंग इट, हाउ हाइजिन ने उसको कंपेयर किया लाइट के साथ, आई एक्सप्लेन यू फर्दर। जस्ट अभी वीडियोस देखने की कोशिश करो। अगर समझो आपने एक सोर्स से लाइट स्टार्ट किया, ओके, सो व्हाट यू विल फाइंड कि जैसे आपका पर्टिकुलर वहां पे रिपल स्प्रेड हो रहा था, वैसे ही लाइट स्प्रेड होता है। कैन यू सी? ये जो आपको छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं, अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट को देखते हो तो आपको प्लेन जैसा दिखता है। ये सारी चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। खाली आपको फिलहाल मुझे इतना एक्सप्लेन करना था इसमें। ये वीडियो आपको मैंने इसलिए दिखाई कि जिस तरीके से आपका, आप जब आप पानी में ये डालते हो, स्टोन डालते हो, when you put the stone inside the water, what you observe that ripples are traveling in all the directions. Okay, so let's try to understand कि उसने उस वीडियो से समझाने की क्या कोशिश की। what was that wave front means, wave front का मतलब क्या है। okay, so let's try to understand it. अब उसने क्या बोला कि योर लाइट बिहेव्स लाइक अ मैकेनिकल वेव। अगर आपने पानी में बीच में स्टोन डाला तो रिपल्स क्रिएट होते हैं। अब इस रिपल से उसने क्या समझाया, जरा समझो। जब मैंने यहाँ पर स्टोन डाला, ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो ये सर्कल देखो, जो फर्स्ट सर्कल जनरेट हो रहा है। अब ये जो भी वेव है वो हर डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ेगा। इट विल मूव विद वेलोसिटी v इन ऑल द डायरेक्शंस। ओके, और ये सारे के सारे आपको पता है कि किसी भी वेव का परफेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका फेज देता है। याद है व्हाट वाज फेज? फेज वाज kx माइनस ओमेगा टी। ये पार्ट पूरा बता देता है कि आपका पार्टिकल कहाँ पर है, किस टाइम पर आप उसको देख रहे हो। तो किसी भी पार्टिकल का, किसी भी वेव का जो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है वो ये फेज देता है। ओके, अब इस पॉइंट पे अगर तुम ऑब्जर्व करो, इफ आई कंसिडर दिस एज अ सर्कल, व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग कि ये सारे, इस सोर्स से ये सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है। दे आर एट रेडियस r, मतलब हर पॉइंट का x जो है वो सेम है, और हर पॉइंट पे, इस पॉइंट के सारे पार्टिकल्स पे जो टाइम है, सेम टाइम पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो। मतलब दिस ऑल पॉइंट्स आर इन फेज। उनका x भी सेम है, वो सेम x पे प्रेजेंट है, और उनका टाइम, जिस टाइम पे उनके पास पहुंचा है वेव, वो भी सेम है। तो ये जो पूरा एक सर्कल है, ये पूरा सर्कल इन फेज है। दे आर इन फेज, सबका फेज सेम है। ठीक है, व्हाट इज वेव फ्रंट? उसने क्या बोला? उसने बोला कि हाउ कैन यू डिफाइन वेव फ्रंट? वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट ये होता है कि जब अगर आपने अपने कहीं पर एक सोर्स रखा, वो सोर्स क्या करेगा, हर डायरेक्शन में, प्लीज वेट, वो सोर्स क्या करेगा, हर डायरेक्शन में एनर्जी पास करेगा।
और अगर आप एक पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे अगर आप उस एनर्जी को देखो, तो उस पॉइंट के सारे पार्टिकल्स, उस पॉइंट के सारे पार्टिकल्स जो Same होंगे phase. वो इन फेज होंगे, क्योंकि उनका डिस्टेंस उस सोर्स से सेम है और सेम टाइम पे सबके पास एनर्जी पहुंची है. सो x इज आल्सो सेम एंड t इज आल्सो सेम. x इज आल्सो सेम एंड t इज आल्सो सेम. तो ये पूरे के सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे. दे विल बी इन सेम फेज. तो उसने वेव फ्रंट को कैसे डिफाइन किया? द लोकस मींस द पोजीशन. द लोकस ऑफ all the points having same phase is called wavefront. उसने बोला जैसे पानी का जो रिपल्स बनता है, जो फर्स्ट रिपल होगा, उस फर्स्ट रिपल के सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस उस सोर्स से सेम होगा, और जिस टाइम पे उनके पास एनर्जी पास होने वाली है स्टोन फेंकने के बाद, वो सारे के सारे पार्टिकल्स पे सेम टाइम पे पहुंचने वाली है. मतलब ये सारे पार्टिकल्स इन फेज होंगे. तो ये मेरा फर्स्ट वेव फ्रंट होगा. इसको मैं फर्स्ट वेव फ्रंट बोलूंगी. उसी तरीके से पानी को रिप्लेस करके अगर मैंने यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, इफ आई केप्ट वन सोर्स ऑफ लाइट, वो सोर्स ऑफ लाइट क्या करेगा? हर डायरेक्शन में वो एनर्जी को पास करेगा, लाइट एनर्जी को पास करेगा. हर डायरेक्शन में जब वो लाइट एनर्जी को पास करेगा, हर पार्टिकल का, अगर मैं एक डिस्टेंस पे देख रही हूँ, एक डिस्टेंस पे देख रही हूँ, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सारे पार्टिकल्स के पास एनर्जी सेम टाइम पे पहुंचेगी. और वो डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, वो डिस्टेंस भी सेम है सबका. इट इज अ रेडियस. इट विल बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स. करेक्ट. तो ये सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो इन फेज होंगे. तो व्हाट इज वेव फ्रंट? वेव फ्रंट उसने क्या डिफाइन किया कि ये वो पोजीशन है, ये वो पॉइंट्स है जिनका फेस, सारे के सारे पॉइंट्स का फेस सेम है. एंड सच फेजेस को हम लोग नाम देंगे वेव फ्रंट. जहां पर ये वाटर में फर्स्ट रिपल था, वैसे ही हम लाइट में उस रिपल को हम वेव फ्रंट के नाम से जानेंगे. समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा व्हाट इज वेव फ्रंट? हाँ, इंफिनिटी वेव फ्रंट्स बनेंगे. करेक्ट है. उस पर्टिकुलर इतने एरिया में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे वेव फ्रंट बनाएंगे. ट्रू है. इंफिनिटी पे भी फेस कांस्टेंट ही होएगा सबका. दैट विल बी अ लार्ज नंबर. इंफिनिटी समथिंग लार्ज नंबर. ऑफ कोर्स हर पार्टिकल्स, हर पॉइंट, वो ये थियरी क्यों एक्सप्लेन कर पा रहा है? हाइजन ने ये एक्सप्लेनेशन ही क्यों दिया? क्योंकि हाइजन ने कंसीडर किया कि हर जगह मीडियम है, मतलब हर जगह पार्टिकल प्रेजेंट है. उसने ये एक्सप्लेनेशन ही इसी तरीके से स्टार्ट किया. मैंने इसलिए पहले ही बोला कि हाइजन ने ये बोला कि योर लाइट वेव्स बिहेव लाइक अ मैकेनिकल वेव. इट मींस उसके हिसाब से इस दुनिया में हर जगह मीडियम है. और अगर ये मेरा सन है, तो ये सारे जो है ये मेरे ईथर के मॉलिक्यूल्स है. सन ने एनर्जी पास की, अब सन हर डायरेक्शन में एनर्जी पास करेगा. तो ये सारे पॉइंट्स पे, सारे के सारे पार्टिकल्स पे अगर मैं एक सर्कल कंसीडर करूं, अगर मैं एक सर्कल कंसीडर करूं, तो हर पॉइंट इस सर्कल से, हर पॉइंट इस सोर्स, इस सन से सेम डिस्टेंस पे होगा. डिस्टेंस सेम है, सेम टाइम पे एनर्जी पहुंच रही है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स इन फेज होंगे. तो उसने वेव फ्रंट को डिफाइन इस तरीके से किया. उसने बोला कि वेव फ्रंट वो लोकस है, वो पॉइंट्स है जहां पर सारे के सारे पार्टिकल्स के पास एनर्जी सेम टाइम पे पहुंचती है. समझ में आ रहा है व्हाट इज वेव फ्रंट? समझा एवरीवन? क्लियर हुआ ये वेव फ्रंट क्या है? और उसने मैम सन को मीडियम बोल सकते हैं? क्या? सन को मीडियम? सन को मीडियम नहीं बोल सकते. सन इज अ सोर्स. मीडियम तो आपका सराउंडिंग है, सन तो सोर्स है. अच्छा हाँ. समझ में आया ये वेव फ्रंट क्या है? सबको समझा ये वेव फ्रंट क्या है? यस चलो मैम. देखते हैं कितने लोगों को क्या क्या समझा. काजल, आर यू देयर? सेम रेडियस पे है. टाइम हेलो से कंपेयर Yes. करूं तो सारे पार्टिकल्स के पास सेम टाइम पे एनर्जी पहुंच रही है. सो दे हैव अ सेम फेस. बोलो अमन. मिस टाइम के साथ उसका ये कम होते जाएगा ना, क्या बोलता है, इंटेंसिटी? क्योंकि इंटेंसिटी पानी में उसने, हाँ, तुम ये जो बोल रहे हो क्योंकि ये तो करेक्ट है.
कि टाइम के साथ इंटेंसिटी कम हाँ होता तो जाता मैम है, दैट इज लास्ट योर का रियल जो वर्ड। रहेगा लोकस वो सब तो भी सब कांस्टेंट ही रहेगा ना, सबका फेस एक ही रहेगा। हाँ, सी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इसका मतलब ये है कि ठीक है, फिर भी अगर इंटेंसिटी कम हो गई तो भी हर पॉइंट, हर डायरेक्शन में इंटेंसिटी कम होगी ना। आगे आगे जो भी रिपल्स हाँ बनते मिस। जाएंगे हर डायरेक्शन में इंटेंसिटी कम होगी, तो अगेन इट कैन फॉर्म अ लोकस, अगेन इट कैन फॉर्म अ वेव फ्रंट। हो सकता है कि उस समय उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम एक हो, दैट्स ऑल। मिस आर यू किस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग? वो खत्म हो जाएगा तो चलेगा? दैट डिपेंड्स कि आप कौन से मीडियम में बात कर रहे हो, उसका अपोजिशन, उसका तो डैम्पिंग कितना है, वो उस मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है मिस। सो लेट्स गो अहेड। मैम एक हेलो मैम, हाँ बोलो मैम एक कंफ्यूजन था कि बोलो। जो आपने यहाँ पर बात किया पार्टिकल का, हम्म, मैम वो कौन से पार्टिकल है, मतलब जिस मीडियम से वो वेव जा रहा है उस मीडियम के पार्टिकल हाँ से? हाँ, उस मीडियम के पार्टिकल्स है, उस मीडियम के, क्योंकि हम वेव थियरी पढ़ रहे हैं, उस मीडियम के ओके पार्टिकल्स मैम। है। जो जैसे हम साउंड, ओके आई एम कमिंग अहेड, उसने एक और बात एक और तरीके से एक्सप्लेन किया, उसने बोला कि जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड हर डायरेक्शन में मूव होता है, इट मूव्स इन ऑल द डायरेक्शंस। तो वहां पर भी साउंड के जो वेव्स होंगे वो एक वेव फ्रंट बनाएंगे, जिस तरीके से हमारा लाइट का वेव फ्रंट बन रहा है। सो ये साउंड क्या करता है, साउंड प्रोपोगेट कैसे होता है, मीडियम को डिस्टर्ब करके, करेक्ट। सो ये जो मैं डिस्टर्बेंस की बात कर रही हूँ ना, ये जो पॉइंट की बात कर रही हूँ, दिस इज योर मीडियम, जिसमें आपका वेव पास हो रहा है, जिसके हेड से वेव पास हो रहा है। समझ में आया? समझा सबको वेव फ्रंट क्या है? इसलिए उसने बोला हर जगह मीडियम प्रेजेंट है हाँ, पार्टिकल। सबको वेव फ्रंट समझा? दिस डेफिनेशंस आर इंपॉर्टेंट, ये एक एक मार्क्स के लिए सारे डेफिनेशंस आते हैं। सो इन शॉर्ट, वेव फ्रंट क्या है? अगर आपने एक सोर्स रखा, सोर्स में एक पॉइंट के बाद अगर आपने ये सोर्स रखा, लेट अस कंसीडर कि ये सोर्स लाइट है। अब मैं इसको लाइट लेके कंसीडर करती हूँ अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस थ्योरी। अगर ये सोर्स लाइट है, लाइट की स्पीड इज c, दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, और मैं आफ्टर टाइम t देख रही हूँ, आई एम सीइंग आफ्टर टाइम t, तो वी नो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब वेलोसिटी कितनी है इसकी, c × t। मतलब अगर आप एक टाइम t के बाद अगर यहाँ पर देखो तो आपको इतना डिस्टेंस कवर किया हुआ मिलेगा, एंड दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय ct। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव यू डिस्टेंस। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा एक टाइम t के बाद, ct। सो मतलब ct अमाउंट ऑफ डिस्टेंस सारे डायरेक्शन में कवर हुआ है, और इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सारे पार्टिकल्स जो होंगे वो इन फेज होंगे, दे विल बी इन फेज, क्योंकि सबके सब सेम डिस्टेंस पे है और सबके पास सेम टाइम पे लाइट पहुंची है विद द स्पीड ऑफ c। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? प्लीज ऐसे ब्लॉक हो जाओगे तो मुझे कैसे समझेगा तुमको समझा कि नहीं समझा? ये पॉइंट यस मैम समझना थोड़ा समझा। टफ हाँ है। मैं समझा। समझा? ओके। यस अब उसने वेव फ्रंट्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लिए, जैसे कि पानी के मॉलिक्यूल्स पे जो वेव फ्रंट बनता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स पे वेव फ्रंट बनता है, उसके पास दो ही डायरेक्शन है प्रोपगेट होने के, ये बाकी सारे डायरेक्शंस भी है मैम, ये सारे डायरेक्शन भी तो है, बट वो सारे तो आप इन दोनों के हेल्प से निकाल सकते हो ना। अगर एक एंगल पे है, सो यू कैन से दिस इज दिस cos थीटा, दिस इज दिस sin थीटा, आप निकाल सकते हो इसका। सो इनका वही जैसे ग्राफ प्रोपगेशन पे कौन सा एक्स को डायरेक्शन, लेते हैं। मेन प्रोपगेशन, दिस इज, आप सर्कल को 2 डायमेंशनल बोलते हो, यू से सर्कल एज 2 डायमेंशनल, स्फीयर 3 डायमेंशनल। आपने कभी समझा ये 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल होता क्या है? व्हाट डज दिस 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मींस? ओके, सो जब आप वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हो, इट इज 2 डायमेंशनल, उसके पास जो प्रोपगेशन होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। वहीं पे अगर आप अपने वर्ल्ड की बात करो, दैट इज आपके आजू बाजू के एरिया की बात करो, तो वो 3 डायमेंशनल है, इट इज 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब ऊपर की तरफ जाएगा साउंड एनर्जी, फ्रंट की तरफ जाएगा और बाहर की तरफ आएगा, दिस इज 3 डायमेंशनल। इन्हीं 3 डायमेंशंस को यूज करके आप बाकी के पॉइंट्स को भी लोकेट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको पता है। सो उसने बोला कि जो वेव फ्रंट 3 डायमेंशनल में बनते हैं, दे आर स्फीयर। जो वेव फ्रंट 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में बनाए जाएंगे, दैट विल बी स्फीयर। जो 2 डायमेंशनल में बनाए जाएंगे, दैट विल बी अ सर्कल।
और जो एक बहुत दूर के डिस्टेंस से आ रहा है। अगर आप अपने अर्थ के सरफेस को देखो, आपको वो स्फीयर दिखता है क्या? आपका अर्थ इज अ ओवल इन शेप, करेक्ट? हाँ अर्थ ओवल है, बट अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपके जो नीचे का एरिया है वो प्लेन आपको सरफेस स्फीयर दिखता है क्या? नहीं इज इट अ स्फीयर? इट लुक्स लाइक अ प्लेन। Who's this? It's look like a plane. तो अगर कोई सोर्स बहुत बड़ा दूर से आ रहा है, जैसे कि आपका सन से जो लाइट आ रहा है, अगर आप उसके वेव फ्रंट को देखने की कोशिश करो तो आपके पास इतना ही पार्ट आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा? इट विल लुक लाइक अ प्लेन। तो सोर्स जब बहुत बड़ा होता है या कोई चीज बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है तो आपको ऐसा लगता है कि इट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। इट लुक्स लाइक प्लेन वेव फ्रंट। ओके, वैसे ही अर्थ पे आपका ग्राउंड प्लेन क्यों दिखता है? क्योंकि आप छोटे डिस्टेंस को ही देख पाते। सो किसी भी बहुत बड़ी चीज का एक स्मॉल अमाउंट इज एक्चुअली अ प्लेन। सो जब कोई चीज बहुत दूर से आती है तो हमको ऐसा लगता है कि इट इज अ प्लेन। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्लेन वेव फ्रंट। आई एम कमिंग टू इट, व्हाट डज इट मीन? सो उसने वेव फ्रंट्स के 3 टाइप्स निकाले। सर्कुलर वेव फ्रंट जो पानी पे देखने के लिए मिलता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट जिसका शेप स्फीयर जैसा होता है, दैट इज 3 डायमेंशनल, और प्लेन वेव फ्रंट। एक मिनट, 4th टाइप भी है, आई विल कम टू द 4th टाइप आल्सो। प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट ये कि मतलब कोई चीज जब बहुत दूर से, कोई सोर्स जब बहुत दूर से आता है तो वो एक्चुअली में स्फेरिकल होता है। एक्चुअली में इट इज स्फेरिकल, बट आप सिर्फ उसका छोटा पार्ट देख पाते हो तो आपको लगता है कि इट इज एन प्लेन वेव फ्रंट। सो ये प्लेन वेव फ्रंट जो है ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर कोई सोर्स रखा है वो प्लेन वेव फ्रंट जैसा बिहेव करते हैं। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मतलब अगर कोई सिलेंडर जैसी मटेरियल है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सिलेंडर जैसा मटेरियल, और उससे आप लाइट प्रोड्यूस कर रहे हो, इट मींस लाइक योर ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो वेव फ्रंट जनरेट करेगा वो सिलेंड्रिकल होगा। तो कोई वायर जैसा मटेरियल या ट्यूब जैसा मटेरियल जो वेव फ्रंट जनरेट करता है, दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। मैम स्फीयर बताओ ना एक बार। स्फीयर का कुछ नहीं है, आप 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है। आपने एक टॉर्च, एक डार्कनेस में आपने टॉर्च नहीं बोल सकते, टॉर्च का वैसा ओवरऑल होता नहीं है। आप एक बल्ब रख दो डार्क रूम में, वो बल्ब क्या करेगा? हर डायरेक्शन में वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो ऊपर भी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, सामने भी कर रहा है, और इस डायरेक्शन में भी कर रहा है। तो ये जो जनरेट करने वाला है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करने वाला है। समझ में आया? हाँ मैम। इट विल जनरेट स्फेरिकल वेव फ्रंट। सो आपके वेव फ्रंट्स 4 टाइप के होता है, सर्कुलर, स्फेरिकल इन 3 डायमेंशन, प्लेन मतलब अगर कोई चीज, कोई बड़ी सी चीज दूर से आ रही है तो आपको एक छोटा सा पार्ट देखने के लिए मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि इट इज अ प्लेन सरफेस। ओके, सो दैट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर सोर्स है तो ये तब बनता है। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अगर कोई वायर जैसा मटेरियल है या कोई ट्यूब जैसा मटेरियल है, वो लाइट सोर्स क्रिएट कर रहा है, तो दैट क्रिएट्स अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सो वेव फ्रंट्स आर सिलेंडर ऑफ, का एग्जांपल ट्यूबलाइट लिया मैम। हाँ, कोई वायर जैसा मटेरियल या ट्यूब जैसा मटेरियल जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को जनरेट करे। कोई लीनियर सोर्स होगा, कोई स्ट्रेट लाइन सोर्स, दैट विल क्रिएट अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, इन शॉर्ट में हेलो यहाँ तक किसका? हाँ बोलो। मिस, ये सिलेंड्रिकल है ना, उसका एग्जांपल ट्यूबलाइट है बराबर। तो वो भी स्फीयर वेव जैसे ही ऑल डायरेक्शन में ये करेगा ना। एक्चुअली उसको फिक्स किया जाता है कि एक को इस डायरेक्शन में जनरेट कर रहा है, एक को इस डायरेक्शन में। अगर आप इसको, इसके वेव फ्रंट्स को ड्रॉ करो तो ये ऐसा कुछ बनेगा, लाइक दिस। नहीं मिस, 3 नहीं समझा। डायमेंशनल में वो सिंपल सा फंडा है। अगर आपने एक सोर्स रखा, आपने ये चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी की है कि जब आप एक वायर लेते हो, आप जब एक वायर पे काम करते हो तो आप उस वायर को अगर आप एक साइड से देखो तो इट लुक्स लाइक अ सिलेंडर। आपने गॉसियन सरफेस बनाया है, इट लुक्स लाइक अ सिलेंडर, मतलब उसका वो जो ओवरऑल कवर करने वाला है वॉल्यूम, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द सिलेंडर। हाँ मिस।
because of its cross section area and its length. So कोई भी जो linear ऐसा कोई source होगा, it will be taken as a cylinder. ओके मिस। वो So, भी तो लेकिन सब डायरेक्शन में करेगा ना हाँ, तो प्रोड्यूस। सिलेंडर तो 3 डायमेंशनल है ही ना। हाँ सिलेंडर थोड़ी 2 डायमेंशनल है, वो भी तो 3 डायमेंशनल है, उसके पास वॉल्यूम है, एरिया है। इट इज आल्सो 3 डायमेंशनल, बट उसका शेप अलग है। और शेप क्यों नहीं लिया? पर मैम उसके लिए उसका थोड़ा शेप अलग है, लेंथ उसका बड़ा होना चाहिए ये ना बेसिक शेप्स थे। बोलो। मैम, उसकी लेंथ बड़ी होगी तभी सिलेंडर होगा ना, अगर छोटा होगा तो एग्जैक्टली स्फेरिकल हो जाएगा। हाँ, वो स्फेरिकल हो जाएगा। इट्स ट्रू, मैंने वही बोला, मैम सिलेंडर इज आल्सो स्क्वायर को भी लेना चाहिए था ना यार, रेक्टेंगल को कंसीडरेंस में। नहीं लिया उसने ये सारे बेसिक्स लिए जो आपके रियल लाइफ में देखने के लिए मिलता है। स्क्वायर को लेगा तो कैसे लेगा, क्या बताएगा स्क्वायर लेके? बता जरा, क्या बताएगा स्क्वायर लेके? लाइट स्क्वायर मतलब ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया ना। हाँ ये जो प्लेन वेव फ्रंट बनाया, हाँ वही हो गया बराबर। उसी को अगर तू छोटा पार्ट कंसीडर करेगा तो वही हाँ बराबर। दैट्स सिंपल, दैट इज अ प्लेन वेव फ्रंट। ओके, आई एम रिवाइजिंग इन शॉर्ट जो भी चीजें आज पढ़ी है। जैसे कि मैंने बोला था, मैं चैप्टर बहुत स्लोली लेके जाऊंगी कि चैप्टर आपको समझे। फिर भी पता नहीं कितने लोगों को समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, आई डोंट नो। प्रतिभा मैम, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए प्लीज।